Hello, welcome students. Welcome all. Today our topic for the lecture is virus from biological classification class 11. ठीक है, तो वायरस की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ना वायरस ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला. They haven't been provided with any place under 5 किंगडम. R.H. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसमें इनको कोई स्पेस नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं ही नहीं. दे आर नॉट लिविंग सेल्स. ये सेल थ्योरी का भी एक एक्सेप्शन ही है. दे डू नॉट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ सेल थ्योरी, क्योंकि ये ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है. अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है तो ये अपना जो न्यूट्रिशन है ये भी दूसरों से लेंगे, एंड दैट इज़ वाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट. तो यहाँ पर हमको वायरस के बारे में 3 मेन बातें पता चली है कि एक, दे डू नॉट बिलोंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. दूसरा, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है. तीसरा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है. चलिए इसके और कुछ फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, सो वील गेट मोर क्लियर पिक्चर अबाउट वायरस. अब ये जो वायरस है ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि इनमें कुछ लिविंग क्वालिटीज़ हैं और कुछ इनमें नॉन लिविंग क्वालिटीज़ हैं. ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना तो प्रॉपर तरीके से लिविंग हैं, ना ये प्रॉपर तरीके से नॉन लिविंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ व्हाई वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग? वायरस आर नॉन लिविंग बिकॉज, जैसे हमने बोला कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये सेल थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है. लेकिन वायरस तो सेल्स है ही नहीं. दे डू नॉट हैव सेल. दे आर नॉन सेल्यूलर. उनमें सेल्स हैं ही नहीं, तो कहाँ से ये सेल थ्योरी के अंदर फिट होंगे? ठीक है. दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मीन्स इनके हम क्रिस्टल्स बना कर रख सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम क्रिस्टल्स नहीं बना सकते, बट वायरस के हम इनर्ट क्रिस्टल्स बना सकते हैं. इनका अपना कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं है. ठीक है. अगर ये होस्ट सेल की बॉडी के अंदर नहीं है तो इनका कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं है, मतलब बाहर ये कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करते. इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक पाथवेज नहीं चल रहे हैं. दे शो नो रिप्रोडक्शन आउटसाइड द होस्ट सेल. होस्ट सेल के बाहर इनकी बॉडी की कोई रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती है. जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दे एंटर इनटू अ सेल और उसकी मशीनरी को ये कंट्रोल कर लेते हैं. जब ये उसकी मशीनरी को कंट्रोल कर लेते हैं तब ये सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं, तब ये सेल के अंदर रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस दे आर द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. वायरस आर द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब इनका थोड़ा केमिकल एनालिसिस करते हैं कि व्हाट आर दे एक्चुअली मेड अप ऑफ, या हम बात करें कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वायरस. तो हम कहेंगे कि वायरस के कंपोनेंट्स में वायरस इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन. ठीक है. अब इसमें कुछ न्यूक्लियर कंटेंट है और कुछ प्रोटीन कंटेंट है. न्यूक्लियस कंटेंट में हम देखेंगे कि वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनके पास, जो कि आरएनए या डीएनए हो सकता है. ठीक है. वायरस के पास आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है. बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, बट वायरस कैन हैव जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए ऑल्सो. इनकी जो प्रोटीन है, ठीक है, इनकी बॉडी क्या है, एक तो ये बाहर प्रोटीन का कोट है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ठीक है. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का और समझना थोड़ा मुश्किल भी है. अभी वी हैव गॉन थ्रू दैट कोरोना वायरस, जिसको समझने के लिए हमें साल भर से ज़्यादा का टाइम लगा उससे रिकवर होने में. ठीक है. अभी भी शायद, आई कैन नॉट कोट एनीथिंग, बट शायद हम अभी उससे 100% रिकवर नहीं हुए. अभी भी उसके म्यूटेशंस आर देयर.
तो जैसे हम कह सकते हैं कि जिसमें कुछ नहीं है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। थोड़ा सा फिलोसफिकल अगर हम हो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं जो पूरा आकाश है शून्य है और वो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है। जिसमें कुछ है उसको तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पर जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये अभी आप इसकी डिस्कवरी में भी देखेंगे कि वायरस को डिस्कवर करने में भी बहुत टाइम लगा था। कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, वील कम टू दैट सेक्शन लेटर इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो अभी हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। वायरस दो चीज़ों से बनके बना है। एक इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, और दूसरा इसके ऊपर जो प्रोटीन का कोट लगा हुआ है ये। इस प्रोटीन के कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। द कवर विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज कैप्सिड। अब ये कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना है, जिन यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सियोमियर। तो हम कह सकते हैं वायरस में दो ही चीज़ें हैं, एक उसका जेनेटिक मटेरियल और एक उसका प्रोटीनेशियस कोट, नथिंग अदर देन दैट। नाउ कमिंग टू द शेप, मतलब ये तो हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा कि इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट है जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड है। अब इस प्रोटीन के कोट की अलग अलग तरह की शेप हो सकती है। इस अलग अलग शेप को हम देखते हैं और इनको अलग अलग नाम देते हैं। नाउ एनसीईआरटी सेज कि जो कैप्सिड है उसकी दो तरह की शेप हो सकती है, सिलेंड्रिकल या हेलिकल, और दूसरी स्फेरिकल या पॉलीगोनल शेप जिसको हम कह सकते हैं। सिलेंड्रिकल में यू कैन सी इट इज़ अ सिलेंडर शेप्ड, और स्फेरिकल या पॉलीगोनल में आप ये ऑक्टागोनल शेप देख, यहाँ पे हेक्सागोनल शेप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कैप्सिड की टू टाइप्स ऑफ शेप्स को हम स्टडी करेंगे। नाउ इन योर बुक्स एक आपको ये सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल दे रखा है और कुछ आपको ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें कि ये पॉलीगोनल इसका हेड का स्ट्रक्चर है वो दिखा रखा है। नाउ कमिंग टू दिस सिलेंड्रिकल, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक सिलेंडर की शेप ऐसे नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म नज़र आ रही है। इस सिलेंड्रिकल फॉर्म को जो कैप्सिड है, इट इज़ मेड अप ऑफ अनदर वेरी स्मॉल यूनिट्स। ये ऐसे अरेंज हैं इसके ऊपर, जो कि आपके कहलाते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, और इसके अंदर जो ये आपका जेनेटिक मटेरियल है दिस इज आरएनए। यहाँ पर आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर निकल कर आया, दिस इज टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज का। नाउ दिस बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। दिखने में बहुत सुंदर एक एलियन, हमको जैसे एलियन जैसा कुछ स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक है, बच्चे इसको काफ़ी एलियन से ही रिलेट कर पाते हैं। नाउ इसका ये ए हेड है। ठीक है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखा हुआ है। ये इसका छोटा सा कॉलर और ये सिलेंड्रिकल शीट, इसके साथ ये टेल फाइबर्स हैं। इन टेल फाइबर्स की हेल्प से ये बैक्टीरिया को पकड़ता है एंड देन इट इंजेक्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरिया। तो ये दो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, यू हैव टू बी केयरफुल, लेबलिंग एंड डायग्राम मस्ट। नाउ डिस्कवरी, कमिंग टू द डिस्कवरी इसकी कैसे कैसे हुई, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। सबसे पहले तो वायरस जो वर्ड है ये किसने दिया। अब एनसीईआरटी के दोनों एडिशंस में, पुराने एडिशंस में पास्चर लिखा हुआ है और न्यू एडिशंस में इवानोव्स्की लिखा हुआ है। तो आपको लर्न न्यू एडिशन के हिसाब से ही करना है। इवानोव्स्की जिसने कि ये वायरस टर्म दी ना। वायरस मीन्स व्हाट, वायरस का लिटरल मीनिंग है वेनम, या फिर इसको हम बोलते हैं पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, ये टर्म दी गई थी इवानोव्स्की से। इट इज़ नोन एज वेनम और इट इज़ नोन एज पॉइजनस फ्लूइड। अब 1892 की बात है। डीजे इवानोव्स्की ने इसको डिस्कवर कैसे किया। उन्होंने देखा कि जो टोबैको की लीव्स हैं उस पर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। मोज़ैक जो होते हैं ना, जैसे हम बहुत सारी टाइल्स को लगाकर कोई पैटर्न बना देते हैं तो हम कहते हैं वो मोज़ैक है।
तो उन्होंने टोबैको की लीफ पर कुछ पैटर्न्स बने देखे जो एक्चुअली ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं थे, दैट वाज अ डिजीज़, और उस डिजीज़ का नाम था, मतलब डिजीज़ जो टोबैको को हुई, दैट वाज अ मोज़ैक डिजीज़। अब इस लीफ से उन्होंने क्या किया, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, सैप निकाला और इसको फ़िल्टर किया। फ़िल्टर पेपर से नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने लगाया बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर। अब बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर जब यहाँ पर लगाया तो अगर कुछ बैक्टीरिया होते तो वो यहाँ रुक जाते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, कोई बैक्टीरिया देखने को नहीं मिले। ठीक है, देयर वाज नो बैक्टीरिया फाउंड। काफ़ी सारा इन्फेक्शियस फ्लूइड नीचे आ गया यहाँ पर फिल्ट्रेट के फॉर्म में, और इस तरीके से उन्होंने टोबैको की जो मोज़ैक डिजीज़ लीफ थी वहाँ से इन्फेक्शियस फ्लूइड को रिट्रीव कर लिया। अब यहाँ जो ऑब्जर्वेशंस उनके पास आई, ये तो उनका एक्सपेरिमेंट था कि टोबैको लीफ से उन्होंने एक इन्फेक्शियस फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये है कि बैक्टीरिया तो नहीं है जिसने डिजीज़ कॉज करी, क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पर फिल्टर पर बैक्टीरिया आया ही नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा था जो बैक्टीरिया से स्मॉलर साइज़ का इन्फेक्शियस फ्लूइड था, इन्फेक्शियस पार्टिकल था, तो वो फिल्टर होकर के नीचे आ गया। तो उन्होंने कहा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मोज़ैक डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि वो बैक्टीरियल फिल्टर से निकल करके आ गए बाहर ना। यहाँ पर डीजे इवानोव्स्की ने इतना एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म है ऐसा जो बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन वो टोबैको की जो लीफ है उस पर डिजीज़ कॉज कर रहा है। अब फर्दर स्टडीज़ जब हुई तो नेक्स्ट नाम इन स्टडीज़ के अंदर आता है M.W. बेजेनेरिक। ठीक है, इन्होंने 1898 में कुछ इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे लेकर गए वो, और उन्होंने कुछ और काम किया। उन्होंने क्या किया, सेम मोज़ैक डिजीज़ का टोबैको लीफ लिया, जिससे उन्होंने सैप निकाल कर बैक्टीरियल फिल्टरेट किया। अब जो फिल्टरेट निकल कर आया, जो इन्फेक्शियस फ्लूइड निकल कर आया, उन्होंने उस फ्लूइड को हेल्दी लीफ के ऊपर डाला। अब उस हेल्दी लीफ को भी वो डिजीज्ड लीफ हो गई। ठीक है, जो ये इन्फेक्शियस फ्लूइड डाला गया था हेल्दी लीफ के ऊपर, उसने भी इसको इस लीफ को डिजीज्ड लीफ में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लाइन दी, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। यहाँ पर भी अभी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने वायरस को देख लिया या वायरस को समझ लिया, अभी भी एक लिक्विड की ही बात चल रही है, एक फ्लूइड की बात चल रही है जिससे कि इन्फेक्शियस फैल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी अभी हमारे पास वायरस नहीं आया। जो वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज फॉर्म में लेकर आए वो थे W.M. स्टैनले। W.M. स्टैनले ने 1935 कई सालों बाद, देखिए क्या डिफरेंस है ईयर्स में, 1898 और 1935, अबाउट 37 ईयर्स के बाद W.M. स्टैनले ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज करा, मतलब वायरस के क्रिस्टल्स बनाए। और उन्होंने देखा जब उन्होंने क्रिस्टल्स बनाए तो उसमें बहुत सारा अमाउंट जो था क्रिस्टल में वो प्रोटीन का था, लार्जली देवर प्रोटीन। और क्या था, वो बाहर की, अगर किसी सेल के बाहर हैं तो वो इनर्ट है। और उन्होंने ये भी देखा कि वो होस्ट स्पेसिफिक है, दे आर होस्ट स्पेसिफिक एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब अगर उनको अपना स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलेगा देन दे विल नॉट सर्वाइव। सो आपको ये 4 नेम्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अब तो खैर 3 हो गए, पास्चर का नाम रिमूव हो गया, इवानोव्स्की, देन आपका आते हैं बेजर्निक एंड देन स्टैनले। इवानोव्स्की, बेजर्निक एंड स्टैनले, इन तीनों की स्टेप बाय स्टेप स्टडीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में हमने देखा कि कुछ वायरस के पास DNA है एज अ जेनेटिक मटेरियल,
और कुछ वायरस के पास आरएनए है एज जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए में भी कुछ के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और कुछ के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड है और कुछ डबल स्ट्रैंडेड है। नाउ लैम्डा X174 इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जबकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हर्पीस के वायरस के पास, हेपेटाइटिस के वायरस के पास, लैम्डा फैज के पास और बैक्टीरियोफैज के पास। इनके पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जबकि सिंगल स्ट्रैंड्स के डीएनए सिर्फ एक ही के पास है। अब हम चलते हैं आरएनए के पास। आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड वाले हैं वो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं इन ह्यूमंस। HIV, इन्फ्लुएंजा, TMV, मम्स, मीजल्स, रेबीज़, ये 6 डिजीज़ को नाम रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। HIV MMR, वैसे तो MMR मीजल, मम्स एंड रूबेला का है, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखेंगे मीजल्स, मम एंड रेबीज़। और HIV के लिए H से तो HIV हो गया, I से इन्फ्लुएंजा, V से थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म है, दिस इज़ TMV। तो ज़्यादातर जो वायरस हैं, इवन ये जो आपका कोरोना वायरस है, दैट वाज आल्सो अ सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड DNA, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड RNA, सब तरह के जेनेटिक मटेरियल्स वायरस में मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल जो हमने DNA के स्टडी किया, हमने साथ में ये भी पढ़ा कि DNA जो है, जो वायरस हैं, ये होस्ट स्पेसिफिक हैं, ठीक है। अब ये होस्ट स्पेसिफिक कैसे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी हम देखते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि प्लांट्स पर अटैक करने वाले अलग तरीके के वायरस हैं, एनिमल्स पर अटैक करने के अलग तरीके के वायरस हैं, और बैक्टीरियल पर जो अटैक कर रहे हैं वो अलग तरीके के वायरस हैं। जो प्लांट्स पर अटैक कर रहे हैं, दे आर ऑल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और जो बैक्टीरिया पर अटैक कर रहे हैं, दे आर डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। बाकी एनिमल्स पर सब चलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड DNA नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उसका आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल। तो एनिमल्स में देख लो, एनिमल्स एक्चुअली देखो ना बड़े ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं कि ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो एनिमल्स को इन्फेक्ट करने के लिए वायरस ने अपने आप को कितना अलग तरीके से मॉडिफाई करा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी एनिमल्स को कर सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी, ये तीनों मिलकर के एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब जो प्लांट्स में अगर वायरस का अटैक होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अगर वायरस प्लांट पर अटैक करता है, तो क्या क्या चीज़ें प्लांट को सफ़र करनी पड़ सकती है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इनके सिम्टम्स को हम एक एक करके देखते हैं। लीफ की रोलिंग हो जाएगी, लीफ की रोलिंग एंड कर्लिंग। आप अपने आसपास भी अगर आप पौधों को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको कई बार दिखेगा कि लीव्स जो है वो रोल एंड कर्ल हो जाती हैं। मोज़ैक फॉर्मेशन तो हमने ऑलरेडी स्टडी करा टोबैको मोज़ैक वायरस में। देन येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, मतलब लीव्स का पीला पड़ जाना और वेन्स का ख़राब हो जाना। ड्रॉफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ मीन्स प्लांट्स का प्रॉपर हाइट तक ना पहुंच पाना। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ वायरल के, जो प्लांट्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इस तरीके के प्लांट्स में आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द डिजीजेस दे आर कॉज्ड ड्यू टू वायरस, ठीक है। हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, रूबेला, पोलियो, दे आर ऑल कॉज्ड ड्यू टू वायरस, ठीक है। अब ये इसका भी एक मेमोनिक है लर्न करने के लिए। एम्स, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं हमारे, इन सब का एम्स है ना। तो H एम्स एंड MRP, H एम्स एंड MRP, हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, रूबेला, पोलियो, ये सारे आपके डिजीज़ हैं जो एनिमल्स सफ़र करते हैं इफ़ दे गट इन्फेक्टेड बाय वायरस।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। अब जो वायरस की लाइफ साइकिल है वो दो तरह की होती है, एक लिटिक साइकिल है, एक लाइसोजेनिक साइकिल है। दो आपकी एनसीईआरटी में ये इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, बट जस्ट टू मेक अवेयर कि कैसे ये वर्किंग क्या है इनकी, क्या इनका प्रोसेस रहता है। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट एंड अंडरस्टैंड इवन दो यू नीड नॉट लर्न इट। ठीक है, इसको रटना और ये ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इट इज़ गुड फॉर योर नॉलेज, तो इसलिए पैक ऑफ नॉलेज इज़ देयर फॉर यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बैक्टीरिया है जिसका अपना क्रोमोसोमल डीएनए है। इसके ऊपर एक बैक्टीरियोफेज ने आकर अटैच कर लिया इसको अपने बैक्टीरिया की बॉडी के साथ, और यहाँ से इन्फेक्शन वाला जो डीएनए है ये इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। नाउ जब ये इसके अंदर आपका बैक्टीरिया के अंदर डीएनए आ गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए अभी हमने ऊपर इसमें देखा है, ये डीएनए आकर के इसके पूरी मशीनरी को कैप्चर करेगा और अब ये बोलेगा कि भैया तेरा काम बंद, मेरा काम शुरू। अब यहाँ पे बॉस आ गया है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोमल जो इसका डीएनए है बैक्टीरिया का, ये अपना कोई काम नहीं करेगा। अब इसने क्या करना है, इसने इसी डीएनए की जो फैज डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है और इसी से रिलेटेड इसके प्रोटीन्स बनाने हैं। ठीक है, बनाता जा रहा है, मतलब अपना तो काम कर ही नहीं रहा, ये छोड़ दिया इसने अपना काम करना। इसका अब ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया है कि अपना जो इन्फेक्शस वाला डीएनए आया है अंदर बैक्टीरियोफेज का, उसी की बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है और उसी के प्रोटीन्स बनाने हैं। अब धीरे धीरे ये प्रोटीन्स और डीएनए असेंबल होकर के बहुत सारे फैज बना देंगे बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। अब क्या हुआ, ये सेल की बॉडी को इसने तोड़ा। जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, अब रह नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे हो गए, देन इट विल कॉज द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी। ये बॉडी ब्रेक हो गई इसकी और बहुत सारे जो बैक्टीरियोफेज है फिर रिलीज़ हो गए एनवायरनमेंट में, और अब ये चल पड़े अपने नए शिकार की तलाश में दूसरे नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए, और ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ पर लिटिक साइकिल में आप देख रहे हैं, लिटिक साइकिल में क्या है कि बैक्टीरिया की बॉडी ख़त्म, दे डिस्ट्रॉय द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बॉडी को तोड़ करके, ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं। ये है आपकी लिटिक साइकिल, लिटिक तोड़ देना। नेक्स्ट तरीके की साइकिल जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल है, जिसमें कि थोड़ा दयालु है भाई, तोड़ेगा नहीं। इसमें कैसे कर रहा है ये, यहाँ पर आप देखिए कि कैसे है, बैक्टीरिया के सेल को ये बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया, सेम जैसे पहले था। अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब ये भाई यहाँ पर मिलके कैसे, इसका जो डीएनए है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर का एक डेफिनेट नाम है प्रोफेज। अभी बुक्स में नहीं है तो ऐसे कुछ यू डोंट हैव टू टेक लोड टू लर्न दिस। सिंपली आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डीएनए बैक्टीरिया का है और जो डीएनए वायरस का है ये आपस में अटैच हो गए हैं और अभी अटैच होकर के आगे अपनी लाइफ साइकिल को चला रहे हैं। ऐसे ही अटैच फॉर्म में ही डॉटर सेल बना के आगे जाते जा रहे हैं, और ऐसे ये आगे और भी डॉटर सेल्स बनाएंगे और भी आगे ये ऐसे ही अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करेंगे। ना इस केस में हमने क्या देखा कि इन्होंने बैक्टीरिया की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करा, ठीक है, ये ऐसे ही इनकी लाइफ साइकिल चलती रही। लेकिन कभी कभी लाइसोजेनिक साइकिल से ये वापस लिटिक साइकिल में भी आ जाते हैं, ठीक है। ओकेजनली प्रोफेज एग्जिट कर मार देता है, ख़त्म, और वैसे ही लिटिक साइकिल शुरू हो जाती है। जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो फिर वायरस के डीएनए की कॉपी बनाना शुरू कर देगा, भाई आ गया, ठीक है। और इसके बाद अपना ये बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए और फिर इन्होंने बहुत सारे वायरस बन गए, और इन वायरस ने फिर बैक्टीरियल बॉडी को डिस्ट्रॉय करके फिर ये बाहर आ गए और फिर रेडी हैं, चलो भैया नए होस्ट को ढूंढे और चलें अटैक करने। तो हमने ये देखा लिटिक साइकिल में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की बॉडी को डिस्ट्रॉय हो रहा है, जबकि लाइसोजेनिक में एक
मिली जुली तरीके से रह रहे हैं, सिर्फ गया है उसके अंदर और उसके अंदर भैया बस रहने की जगह दे दे और मैं तेरे साथ काम करूँगा, ठीक है। इस तरीके से लाइसोजेनिक साइकिल में इनका जो एग्जिस्टेंस है वो साथ में रहकर हो रहा है और बैक्टीरिया की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। इवन दो वहाँ से सब कुछ अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, बॉडी को ग्रोथ करवा रहा है, अपने रेप्लिकेट करवा रहा है डीएनए को, आगे भी डॉटर सेल में भी डीएनए जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट बैक्टीरिया की बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तो हम यहाँ से सिर्फ एक छोटी सी बात ये समझते हैं कि लाइफ साइकिल अगर हम वायरस की देखें तो वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनवाता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है। ये तो हो गया लिटिक। और अगर डिस्ट्रॉय करके बाहर नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर अपनी कॉपीज़ बनवाता जा रहा है, देन दैट इज़ लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में दो नए कंसेप्ट्स के साथ, दो नहीं इनफैक्ट 3 नए कंसेप्ट्स अभी आपके हैं, वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स। ये बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। लाइकन्स तो ऑलरेडी यू नो अ लॉट ऑफ इट। तो अभी हम बात करते हैं वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स, ठीक है। नेकेड वायरस, कुछ नहीं पहना हुआ वायरस ने, तो नेकेड वायरस है मतलब उसके ऊपर कोई प्रोटीन का कोट नहीं है, ठीक है। क्या है इसके पास? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, जो कि इन्फेक्शियस, ये भी एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। मतलब सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल आरएनए है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर रहा है। इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी? T.O. डाइनर ने इन 1971। दो इसका नाम हम बहुत कम सुनते हैं लोकल पेपर्स में और न्यूज़ वगैरह में। वी मोस्टली जो हम नाम सुनते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सब हमने बहुत सुने हुए हैं, बट वायरॉइड्स का नाम इतना कॉमन नहीं है। स्टिल वी हैव टू लर्न इट। वायरॉइड्स क्या है? नेकेड वायरस, मतलब वायरस के कपड़े उतार दो और सिर्फ उसमें आरएनए छोड़ दो तो वो बन गया आपका वायरॉइड। अब क्योंकि हम देख रहे हैं इसके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं है, तो ये हमारा कॉमन सेंस कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। भाई जब उसने अपना भारी प्रोटीन का कोट ही नहीं पहना हुआ तो उसका वेट कैसे ज़्यादा हो जाएगा? उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है और साइज़ भी छोटा होगा। भाई ऊपर से कोट उतर गया तो साइज़ भी छोटा हो गया। दे आर स्मॉलर देन वायरस, मतलब बैक्टीरिया से छोटा वायरस, वायरस से भी छोटा वायरॉइड्स। इसके पास जो ये जेनेटिक मटेरियल है दैट इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इसका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है और इसकी एक ही डिजीज़ बुक्स में है, तो वील जस्ट लर्न अबाउट वन डिजीज़ दैट इज PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। अब क्या है, इसके अंदर अगर आरएनए आ जाए तो पोटैटो का भी हाल ख़राब हो गया। जो अच्छा गोल मटोल पोटैटो दिखता था, ठीक है, गोलू मोलू, वो एकदम से स्पिंडल की तरह हो गया, पतला स्पिंडल शेप। तो इसी शेप की वजह से ही इसके डिजीज़ का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, बिकॉज पोटैटो इज़ अ ट्यूबर। स्पिंडल की शेप का बन रहा है, कौन बन रहा है? पोटैटो। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, और डिजीज़ तो ये है ही है, एक वर्ड जोड़ दो, डिजीज़ क्या जा रहा है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ PSTD इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जैसे अगर वायरस के कोट उतार दो तो वायरॉइड हो गया। ऐसे ही अगर हम वायरस के बारे में स्टडी कर रहे थे तो अगर सोचो कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है और उसका जेनेटिक मटेरियल ही नहीं, तो उसको कहेंगे हम प्रायॉन्स। उसको क्या कहेंगे हम? प्रायॉन्स। नाम से पता चल रहा है, प्रायॉन्स प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। प्रायॉन्स मतलब प्रोटीन से बना हुआ इन्फेक्शियस पार्टिकल। अब हैरानी की बात यह है कि इसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, ना आरएनए है ना डीएनए है, नो जेनेटिक मटेरियल। तो ये कैसे काम करता है? क्योंकि ये प्रोटीन है, और आपको पता है प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड्स की चेन बनाकर, एक अमाइनो एसिड फिर दूसरा अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड्स की चेन बना करके बनता है प्रोटीन। अब इस कोई भी प्रोटीन अगर बन रहा है तो उसमें अमाइनो एसिड्स की चेन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, हर अमाइनो एसिड लिंक्ड होना चाहिए,
हर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कंफर्म होना चाहिए, और बाद में इस प्रोटीन की चेन की फोल्डिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, तभी ये काम कर पाता है, तभी ये एंजाइम्स बना पाता है प्रॉपर फोल्डिंग से, और तभी ये फंक्शनल हो पाता है। लेकिन जो ये प्रायोन्स है, जो ये इन्फेक्शियस प्रायोन्स है, इसका क्या प्रॉब्लम है कि ये दूसरे प्रोटीन की मिस फोल्डिंग करवा देता है। जिस तरीके की हमें प्रोटीन की फोल्डिंग चाहिए, ये उस तरीके की प्रोटीन की फोल्डिंग होने ही नहीं देता, ये मिस फोल्डिंग करवा देता है। अब अगर प्रोटीन की फोल्डिंग ही नहीं हो रही, प्रोटीन अपना काम ही नहीं कर पाएगा, तो होंगी फिर बीमारियाँ, क्योंकि हमारी बॉडी का मोस्टली काम प्रोटीन्स के द्वारा होता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी। तो जब बॉडी में प्रोटीन्स ही नहीं बन पा रहे हैं प्रायोन्स की वजह से, प्रायोन्स बॉडी के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और उनकी फोल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होने देते। यही है इनका इन्फेक्शन। अगर प्रायोन का इन्फेक्शन होता है तो प्रोटीन फोल्ड नहीं होगा। अब क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल है, इनके अंदर से कुछ निकाला है, कोट तो पूरा है। अगर इसका कोट पूरा है तो हम बोलेंगे कि इसका साइज इक्वल टू वायरस है, दे हैव द साइज इक्वल टू वायरस। अब ये देखने को मिला है किस में? सबसे पहले काऊ में, ठीक है, काऊ डिजीज़, मैड काऊ डिजीज़। ये इन्फेक्ट करता है ब्रेन को, काऊ के ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, जिससे काऊ के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, तो नाम ही दे दिया गया मैड काऊ, ठीक है। कुछ मैड बिहेवियर नोट किया होगा काउस का, तो नाम दे दिया मैड काऊ डिजीज़। और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। बोवाइन काऊ के लिए यूज़ किया जाता है, या जो कर्ड च्यूइंग एनिमल्स हैं उनके लिए इनका ब्रेन कुछ स्पॉन्जी सा हो जाता है, ठीक है। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलॉन वर्ड इज रिलेटेड टू ब्रेन। ह्यूमन में CJD, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज़, ये प्रायोन्स की वजह से होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, लाइकन। लाइकन द ईजीएस्ट वन, जो सबने पढ़ा हुआ है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगस। सिम्बायोटिक मीन्स लिविंग टुगेदर, म्यूचुअल बेनिफिट, ये इसका भला करेगा, ये इसका भला, कर भला तो हो भला, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें फंगस को बोलते हैं माइकोबायोन्ट और एल्गी को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। अब फंगस जो है लाइकन में 90% तक फंगस होती है, बाकी का 10% एल्गी है। ज़्यादातर जो फंगस है वो एस्कोमाइसिटीज से, दो बेसिडोमाइसिटीज से भी फंगस लाइकन फॉर्म कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हमको एस्कोमाइसिटीज के देखने को मिलते हैं। जबकि फाइकोबॉन्ड जो बनता है, फाइकोबॉन्ड पार्ट जो एल्गी का है, वो फाइकोबॉन्ड पार्ट जो लाइकन का है वो एल्गी से बना है। ये एल्गी सिंगल सेल एल्गी हो सकती है या साइनोबैक्टीरिया हो सकती है। अब इनके एसोसिएशन में एक दूसरे का क्या कर भला और हो भला हो रहा है। फंगस प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एल्गी, फूड देगा, शेल्टर देगा और मिनरल न्यूट्रिशन लेकर के आएगा एल्गी के लिए। एल्गी क्या करेगी? इन टर्न खाना बना करके दे देगी फंगस को। तो कुछ कुछ ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, बाहर जाकर जाओ मिनरल न्यूट्रिशन लेके आओ, मैं खाना बना के आपको दूँ, ठीक है। साथ के साथ शेल्टर प्रोवाइड करने का काम भी फंगस का है, एज हस्बैंड्स डू। तो अभी आज के सिनेरियो में ऐसा नहीं है, बट फिर भी हम इसको एक कल्चरल बैकग्राउंड से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब लाइकन्स का इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर स्लो ग्रोइंग, दे डोंट ग्रो एट अ वेरी फास्ट रेट, और दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, क्योंकि ये पोल्यूटेड वाटर में, पोल्यूशन वाले एयर में ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर हमने किसी जगह का पोल्यूशन लेवल देखना है तो हम लाइकन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। जितना ज़्यादा किसी जगह में पोल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकन्स की आपको उतनी ज़्यादा कमी दिखेगी, और जितना आपका क्लियर एनवायरनमेंट होगा, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पर लाइकन्स ज़्यादा ग्रो होंगे। तो दिस कम्स टू द एंड ऑफ योर लेसन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके जो दो टॉपिक्स हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, एक्चुअली उनके दो प्रॉपर लेसन्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू ट्राई टू कवर द नेक्स्ट सेक्शन। होप यू हैव enjoyed
एनसीईआरटी रीड ज़रूर करेंगे, बिना एनसीईआरटी के लेक्चर नहीं समझ में आते। एनसीईआरटी लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी रीड करिए, फिर लेक्चर देखिए। हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय फॉर दिस सेशन।